अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। डॉक्टर झलक का हाथ पकड़ने से वह अगम पर भड़क जाती हैं। विराज सफाई में कहता है कि अगम ऐसा लड़का नहीं है, वह तो लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता है। दूर? मैं तो जब से मिली हूँ इसे ऐसे ही देखा है। वहाँ उधर वो गुस्से में शिमला कहने लगी थी, फिर उसने खुद को संभाला और बोली, उस दिन भी ये मेरा नाम पूछने लगे थे। इस तरह के बंदे को ठरकी कहते हैं और आप इनकी तरफदारी कर रहे हैं। झलक बोली, देखिए आपने खुद ही इल्ज़ाम लगाया, खुद ही सज़ा भी सुना दी, दूसरे बंदे को बोलने का मौका तो दो। भाई मेरा इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं इनकी क्यूटनेस पर मुस्कुरा दिया। ये मुझे मुस्कुराने पर नाराज़ होकर जाने लगी तो मेरे मुंह में जैसे शब्द जम गए थे। मैंने देखा कि ये नाराज़ हो गई हो, सो इन्हें रोकने के लिए इनकी बाँह पकड़कर खींची। मुझे क्या पता था कि ये इतनी हल्की हैं, मेरे ज़रा से खींचने से मुझ पर आ गिरेंगी। मैं माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। झलक, देखो मैंने कहा था ना ये ऐसा नहीं है, अब माफ़ भी कर दो इसे। विराज बोला, ठीक है, लेकिन आइंदा मुझे ऐसे किसी काम के लिए मत कहिएगा, मैं कर नहीं पाऊँगी। इतना कहकर झलक चली गई। दोनों हैरान हुए उसे जाते हुए देखते रहे। विराज बोला, यार तुम भी अजीब हो, इतने सालों से लड़कियों से दूर रहे हो, अब एक करीब आई तो उसे ही पकड़ लिया, हद हो गई। ऐसा भी कोई करता है? इतनी अच्छी लड़की है, उसे पकड़ क्यों लिया? अब अगर मैं न आता तो जानते हो कच्चा खा जाती तुम्हें। यार बिठा कर बात कर लेते। छी, मुझे भी शर्म आ रही है, कहा था न कि यहाँ कुछ मत करना। हो गया तुम्हारा, अब उस अजनबी लड़की को क्या कहूँ, जब मेरे बचपन का दोस्त ही मुझे गलत समझ रहा है। इतनी बातें सुनाने से पहले एक बार पूछा भी कि क्या हुआ था। उसके सामने तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उसके जाते ही खुश शुरू हो गए। अगम को गुस्सा आया, वो बोला, अच्छा बाबा गलती हो गई, क्या हुआ था? विराज बोला। अगम ने उसे सारी बात बताई। अगम को बहुत बुरा लग रहा था कि झलक ने उसे इतना सब सुनाया। उसकी नज़र में मैं ऐसा बंदा हूँ, मैंने क्या किया? गिरी तो वो खुद थी। दोपहर को अगम की माँ उससे मिलने आई। अब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? मम्मी ने पूछा। ठीक है मम्मी, मेरा मन हॉस्पिटल से उब गया है, मैं सोच रहा हूँ कि घर जाकर बाकी का रेस्ट कर लूँगा। पट्टी ही करनी होती है, वो विराज घर आकर कर दिया करेगा। अगम मम्मी से बोला, ये ठीक रहेगा बेटा, हम सब तुम्हारी केयर कर सकेंगे। बेबे बेचारी अलग परेशान होती हैं, सफ़र के कारण आ नहीं सकती, बेचारी वहीं परेशान होती रहती हैं। मम्मी बोली, विराज आ जाए, उससे बात करता हूँ। अगम बोला। झलक की बातों ने उसे बहुत ठेस पहुंचाई थी। उसे लगा गलती उसकी भी थी, शायद विराज ठीक कहता है। मैं उसे देखकर ज़्यादा ही फीलिंग ले बैठा, मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए था। विराज के आते ही अगम की मम्मी ने बात शुरू की, बेटा क्या हम इसे घर ले जाएं? यहाँ कब तक रहेगा? वहाँ हम सब हैं इसकी देखभाल करने को। लेकिन आंटी जी, पट्टी तो रोज़ करवानी होगी, वो कैसे होगा? विराज जानता था कि अगम जाना नहीं चाहता, इसलिए वो बोला, तू कब काम आएगा, घर आकर पट्टी कर जाया करना। अगम बोला। विराज अगम की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, क्या तुम भी यही चाहते हो? क्या तुम ये सब सपने के कारण कर रहे हो? वो आंटी से बचाकर धीरे से बोला, नहीं यार, मेरे कारण सबको परेशानी होती है, मम्मी दादी और परी सबको मेरी चिंता रहती है। डैडी, उन्हें इतनी दूर आना पड़ता है, तेरा काम भी बढ़ गया है। अगम बोला। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू कहता है तो मैं देखता हूँ। विराज बोला। शाम को जब डॉक्टर्स राउंड पर आए तो विराज ने उनसे बात की। उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। अगर विराज घर जाकर उसे ट्रीट कर सकता था तो डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। झलक अगम से लड़ने के बाद बाहर विभा को बोलकर सीधे हॉस्टल आ गई। विभा को समझ नहीं आया, उसने पूछा भी कि क्या हुआ, पर वो बिना बोले निकल गई। फिर विभा कमरे में विराज से पूछने गई तो उसने विराज और अगम की बातें सुनी। उसे अगम की बातों से लगा कि उसका कसूर नहीं था। उसे यही समझ आया कि झलक को गलतफहमी हो गई है। उसने सोचा हॉस्टल जाकर बात कर लूँगी। विभा ने हॉस्टल में आकर सारी बात झलक को बताई। झलक को तब पता चला कि असल बात क्या थी। उसे फिर बहुत बुरा लगा कि उसने अगम को बेवजह ही इतना डांट दिया और जाने क्या क्या सुना दिया। उसने तय किया कि वो कल सुबह जाकर माफ़ी मांग लेगी। अगली सुबह झलक काम के समय से पहले ही विभा के साथ वीआईपी वार्ड में पहुंची, लेकिन वहां अगम नहीं था और न ही विराज अभी आया था।
नर्स ने बताया, अगम सर ने खुद डॉक्टर से कहकर खुद को डिस्चार्ज करवाया है। वो कह रहे थे कि वो घर पर ज़्यादा अच्छे से आराम कर लेंगे, लेकिन उनके जख्म अभी कहाँ ठीक हुए होंगे। झलक के एकदम पूछने पर विभा और नर्स ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अगम अपने कमरे में आराम से सो रहा था। इंसान सारी दुनिया घूम आए पर अपने बिस्तर जैसी नींद और बिस्तरों पर नहीं आती। यही अगम के साथ भी हुआ। वो रात का सोया, दोपहर 11 बजे उठा। उसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। माँ, दादी और परी बारी बारी धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखने आई, पर उसे सोते देख वापस चली गईं। विराज सुबह आया, उसे सोते देख चला गया। वो हॉस्पिटल गेट पर पहुंचा तो झलक मिली। झलक ने उसे देखते ही बोला, हेलो डॉक्टर विराज, आज खुद ही लेट हो। क्या करें, वो अगम को देखने गया था पर जनाब तो घोड़े बेचकर सो रहा था। अब शाम को जाऊंगा उन्हें ट्रीट करने। अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही, विराज बोला। झलक का मन कर रहा था कि वो विराज से पूछे, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई, सो वो विराज को सर झुकाकर बाय कहकर चली गई। वो सारे रास्ते सोच रही थी कि उसने गलती कर दी। उसने मुझे रोकने के लिए मेरी बाँह पकड़ी थी, मैं खुद ही गुस्से में आकर गिर गई। फिर उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। एक तो मैं उस पर गिरी, उसके जख्म दुखाए, ऊपर से उसे भरा बुरा कहा। कितना बुरा लगा होगा बेचारे को। मेरा गुस्सा भी ना बस एकदम से आ जाता है। वो बेचारा कुछ नहीं बोला। झलक वापस हॉस्टल आ गई। उसे अब ये बात परेशान कर रही थी कि वो उससे कभी माफ़ी नहीं मांग पाएगी। उसे ये भी फील हो रहा था कि वो अभी ठीक नहीं हुआ था, शायद मेरी बातों के कारण छुट्टी ले ली। उसके बाद झलक तो रोज़ हॉस्पिटल जाती, उसकी ड्यूटी भी हर महीने बदलती रही, पर झलक अगम को नहीं भूली। परी अब उसकी सहेली बन गई थी और उसे अक्सर फ़ोन कर लेती थी। बातों के दौरान वो उससे उसके भाई का हाल चाल भी पूछ लेती थी, पर उसे अभी तक पता नहीं लगा था कि परी अगम की बहन है। आज भी परी का फ़ोन आया। हेलो परी, क्या हाल है? बस ठीक है, परी बोली। क्या हुआ, ये मूड क्यों ख़राब है? मूड ख़राब तो होगा ही, कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है और मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं और गिफ्ट भी लेना है। मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, एक ही फ्रेंड है, उसी की बर्थडे है। मम्मी पापा के साथ उनके बिजनेस ट्रिप पर गई हैं। अब दादी तो जा नहीं सकती, भैया को लड़कियों के कपड़ों का पता नहीं है। मैं क्या करूं, आप चलोगी? परी, मैं चल, अच्छा ऐसा करना 1 बजे के बाद चलते हैं, ठीक है? झलक ने कहा। मुझे पता था, बस आप ही मेरा कहना मानोगे, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ठीक है, मैं 1 बजे आपको हॉस्पिटल से पिक कर लूँगी। झलक ने अपनी ड्यूटी की और करीबन 12:30 बजे अपनी फ्रेंड से कहकर वो मेन गेट पर चली गई। गेट पर पहुंची तो परी उसे देखकर कार से उतर कर आकर उसने झलक को गले लगा लिया। बोली, आई मिस यू। हाय, कितने दिन बाद मिले हो आप? तो तू ही आ जाती मिलने, तुझे किसने मना किया था? झलक ने उसे प्यार से कहा। परी उसे कार की तरफ ले गई। परी पीछे बैठी, उसने भी बैठने के लिए दूसरी साइड का दरवाज़ा खोला और बैठने लगी कि किसी की आवाज़ आई। हेलो, उसने आवाज़ की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। ड्राइवर सीट पर अगम बैठा था। उसने भी जवाब दिया, हेलो डॉक्टर झलक, ये मेरे भैया हैं जिनकी खबर आप लेती रहती हैं, परी बोली। ओह, तो परी आपकी बहन है? झलक ने अगम से पूछा। अगम ने जवाब में हाँ कहा। झलक को उस दिन की सारी बातें याद आ गई। याद क्या आई, वो तो कभी भूली ही नहीं थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? आप तो ड्राइव ही करने लगे, अभी कुछ दिन और आराम करना था, झलक बोली। जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ड्राइविंग करने में भी दिक्कत नहीं होती, अगम बोला। अगम को भी उसकी उस दिन की कई बातें याद थी। वो नहीं चाहता था कि कोई बात हो जिससे वो फिर उसे गलत समझे। आप एक दूसरे को जानते हो? भैया आपने कभी बताया नहीं, परी बोली। तूने कभी पूछा ही नहीं, अगम ने बिना मुड़े कहा। झलक को बहुत बुरा लग रहा था जब उसे पिछली बात याद आती थी। वो अगले शीशे में अगम का चेहरा देख रही थी। वो उसके चेहरे को पढ़ना चाहती थी। अगम को भी महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने भी झलक की तरफ देखा, उनकी आंखें मिल गईं। झलक ने नज़रें झुका दी। अगम ने रेडियो ऑन कर दिया। पुराने गाने चल रहे थे। गाना भी मौके मुताबिक आ गया। तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। नज़र मिलाई तो पूछूंगा इसका अंजाम, नज़र झुकाई तो खाली सलाम कर लूँगा। दोनों चोरी चोरी शीशे में एक दूसरे को देख लेते थे। परी झलक को अपने कॉलेज की बातें बता रही थी। वो भी बड़े प्यार से सुन रही थी। किसी किसी बात पर वो जोर से हंस पड़ती थी। अगम उसे हंसते देख खुद भी मुस्कुरा देता था।
वो लोग मॉल में आए। परी सीधी कपड़े की शॉपिंग में चली गई। वो ड्रेसेस चूज कर रही थी। झलक ने उसे एक ड्रेस निकाल कर दी। वो ट्राई करने गई तो वो दोनों ही रह गए थे। झलक ने मौका देखकर उसके पास आकर कहा, मिस्टर अगम, असल में उस दिन मुझे पता नहीं था। मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। मुझे विभा ने बाद में बताया, तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, पर आगे से गुस्सा मत करना। गुस्सा सेहत के लिए बुरा होता है। अगम मुस्कुरा कर बोला। झलक भी हंस दी। इतने में परी भी अंदर से आ गई। देखिए, परी बोली। झलक देखकर बोली, बहुत अच्छी लग रही है। क्यों अगम जी? हाँ अच्छी है, अगम बोला। एक ये भी ले लो, दोनों अच्छी है। झलक ने दूसरी ड्रेस पकड़ाते हुए कहा। ठीक है, आप भी कोई ड्रेस ले लो, परी बोली। नहीं, मैंने क्या करनी है, झलक बोली। परी जब दूसरी ड्रेस ट्राई करने गई तो अगम ने अटेंडेंट को एक ड्रेस दिखाने को कहा। उसने साइज पूछा तो अगम ने धीरे से कहा कि उस मैडम के लिए। अटेंडेंट एक ड्रेस ले आई। ड्रेस बहुत ही प्यारी थी, लाइट पिंक कलर था। अगम ने आकर झलक से पूछा, ये ड्रेस कैसी है? जी प्यारी है, झलक ने कहा। झलक को लगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया होगा। वो अपने ही गेस्ट लगा रही थी। अगम ने वो ड्रेस पैक करा ली। परी ने भी झलक की बताई, दोनों ड्रेस ले ली। इसके बाद वो गिफ्ट के बारे में सोचने लगी। वो लोग एक गिफ्ट शॉप पर गए। उसने एक ज्वेलरी सेट लिया। शॉपिंग करके वो कुछ खाने रेस्टोरेंट गए। अगम झलक के सामने बैठा था। वो खाना खाते खाते झलक को देखे जा रहा था। झलक को महसूस हो रहा था कि अगम उसे देख रहा है। वो नज़रें झुकाए खाना खाए जा रही थी। तभी परी का फ़ोन आया। वो बात करने लगी। परी बोली, हेलो दच्छा, बता क्या बात है? यार मैं शॉपिंग करने जा रही थी, सोचा तुझे भी बुला लूँ। तू भी चल, मेरी ड्रेस सेलेक्ट कर देना, मैं खुद ही लेने आ जाती हूँ। दच्छा बोल रही थी और परी अगम और झलक को इशारे करके पूछ रही थी कि क्या कहूँ। उन्होंने इशारा कर दिया कि जा, ओके है, मैं खुद ही बाहर आई हुई हूँ। तू ऐसा कर, श्याम मॉल आ जा, मैं तुझे वहीं मिलती हूँ, परी बोली। फ़ोन रख कर उसने झलक से कहा, सॉरी डॉक्टर झलक, मैंने आपको बुलाया और अब खुद जा रही हूँ। अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आपको नहीं बुलाती। अरे तो क्या हुआ, अच्छा है, तुम थोड़ा और खुल जाओगी, अपना डर दूर कर पाओगी। तुम आराम से जाओ, मैं वापस चली जाऊंगी, झलक बोली। भैया आप इन्हें छोड़ आना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, परी अगम से बोली। डोंट वरी परी, मैं छोड़ आऊँगा, अगम बोला। फिर वो उसे श्याम मॉल ले आए। उन्हें मॉल में आए थोड़ी देर ही हुई थी कि दच्छा आ गई। वो कार से उतरकर अगम झलक के पास आई और बोली, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। अगम और झलक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। झलक बोलने ही वाली थी कि दच्छा परी से बोली, परी तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी भाभी इतनी सुंदर है। यार तू चल भी अब। अच्छा भैया भाभी जी, मैं चलती हूँ, परी ने झलक को आंख मारते हुए कहा। वो मॉल के गेट से वापस आई और धीरे से बोली, सॉरी, पर आपको भाभी कहने से सबके आगे इसी बात की सेखी मारूंगी कि भाभी डॉक्टर हैं। और वो हंसते हुए वापस भाग गई। कुछ देर दोनों वहीं खड़े हंसते रहे। फिर अगम बोला, आपने कुछ शॉपिंग करनी है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं लेना, बस आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दे, झलक बोली। बस स्टॉप क्यों, मैं आपको आपके हॉस्पिटल छोड़ दूंगा और मैं खुद भी रात से मिल लूँगा, बहुत दिन हो गए हैं, अगम बोला। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, झलक बोली। वो दोनों मॉल से कार की तरफ चल दिए। अगम बोला, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो क्या मुझे दे सकती हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। जी मैं फ्री ही हूँ, कहिए क्या कहना है, झलक बोली। कहीं बैठ कर बातें करते हैं, अगम ने कहा। चलिए। झलक को अगम अच्छा लड़का लगा, इसलिए वो उसके साथ चल दी। वो दोनों बरिस्ता में गए। अगम ने झलक से पूछकर कॉफ़ी ऑर्डर की। फिर अगम बोला, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता था। मैं शिमला गया था, वहाँ किसी ने मुझे गोलियां मार दी। मैं किसी डॉक्टर गिल के क्लिनिक पहुँच गया। उन्होंने मुझे ट्रीट किया। वहाँ मुझे रात को सपना आया तो उसमें मुझे आप दिखी। आपने मुझे पानी पिलाया, फिर लोरी सुनाकर सुलाया। वो बिल्कुल हकीकत लग रहा था। मैं जागा तो पता चला कि वहाँ कोई लड़की ही नहीं थी। तब मुझे पता चला कि वो मेरा सपना था। जब मैंने यहाँ देखा तो मैं सच में पागल सा हो गया। उस दिन मेरा कोई इरादा नहीं था आपका हाथ पकड़ने का, पता नहीं वो कैसे हो गया। आज मैं उस बात के लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ। ये एक सॉरी गिफ्ट है मेरी तरफ से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखिए, माफ़ मैंने आपको पहले ही कर दिया था, पर मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। आप उसे परी को दे देना। आप इतनी सख्त क्यों हैं? एक गिफ्ट ही तो है। अगर आप अभी नहीं लेंगी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। मैं पहले भी यही सोचता था,
इसलिए इतने दिनों से माफ़ी भी नहीं मांगने आया। ये तो आज अचानक मिल गई सो कह रहा हूँ। अगम के चेहरे पर उदासी थी। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, अच्छा लाइए मैं ले लेती हूँ आपका गिफ्ट, कहकर उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अगम ने खुश होकर गिफ्ट उसे दे दिया और बोला थैंक यू। झलक मुस्कुरा दी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसने उसकी बात क्यों मान ली। उन्होंने काफ़ी पीकर अगम उसे हॉस्पिटल ले आया। उसे हॉस्पिटल के बाहर उतार कर वो वापस जाने लगी। अगम विराज के पास जाने लगा तो उसने वो गिफ्ट पिछली सीट पर देखा। वो मुस्कुरा दिया। वो उसे साथ ही ले आया। कार पार्क करके वो विराज के पास चला गया। वो बहुत खुश था। उसे अब उससे मिलने का एक और मौका मिल जाएगा। विराज बोला वाह आज तू कैसे आ गया। विराज उसे देखकर खुश हो गया। अगम ने कहा बहुत दिन हो गए थे तुम्हें मिले हुए। आज डॉक्टर झलक को छोड़ने आया था तो सोचा कि मैं आया हूँ तो तुमसे भी मिल आऊँ। भाई दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। विराज बोला लो जी अब हमारी ये कीमत हो गई है कि झलक को छोड़ने आए हैं तो आ गए। हे भगवान ये भी दिन देखना लिखा था मेरी किस्मत में। वो गाना गुनगुनाने लगा। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। साले अपनी नौटंकी बंद कर और सुना क्या हाल चाल है। जख्म ठीक हुआ हुए हमारे घर आना ही छोड़ दिया। क्या अब तुझे घर बुलाने के लिए फिर से गोलियां खाऊं? अगम बोला अरे नहीं यार ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरे यार को मेरी भी उम्र लग जाए। विराज ने औरतों की तरह नज़र उतारते हुए अगम की बलाएं ली। सभी हंस पड़े। परी अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। वो देर रात तक वापस नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। अब घर में किसी के पास दक्षा का नंबर भी नहीं था। मम्मी पापा दादी और अगम सभी परेशान थे। या कॉलेज के प्रिंसिपल के घर जाने लगा कि उसे झलक की याद आई। उसने जल्दी से झलक को फ़ोन किया। हेलो डॉक्टर झलक, क्या परी का कोई फ़ोन आया आपके पास? नहीं तो क्या वो वापस नहीं आई? हाँ जी वो अभी तक वापस नहीं आई। घर में सबको बहुत चिंता हो रही है। मेरे पास तो उसकी फ्रेंड का नंबर भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अगम घबराया हुआ था। आप चिंता न करें, ऐसा करते हैं आप मुझे मॉल के बाहर मिले फिर उन्हें वहीं ढूंढते हैं। झलक बोली ठीक है आप मुझे मेन गेट पर मिलिए, मैं अभी आता हूँ। अगम बोला लेकिन झलक कुछ बोलती फ़ोन पहले ही बंद हो गया था। झलक ने विभा को बताया और जल्दी से हॉस्पिटल के मेन गेट पर आ गई। उसके आने के 15 मिनट बाद अगम आ गया। अगम और झलक उसी मॉल के पास पहुंचे जहां उन्होंने परी को छोड़ा था। अगम ने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोटो दिखाकर पूछा ये लड़की यहाँ आई थी लगभग 2 घंटे पहले, आपने देखा है क्या? सिक्योरिटी गार्ड ने ध्यान से देखा फिर बोला जी ये कोई घंटे पहले 2 लड़कों के साथ यहाँ से गई है। कुछ नशेड़ी से लग रहे थे तीनों। उसकी बात सुनकर दोनों घबरा गए। अगम ने गुस्से से काउंटर पर मुक्का मारा। उसके हाथ से खून निकल पड़ा। उसने चोट की परवाह किए बिना फ़ोन किया हेलो पैंथर, अपना जाल बिछाओ, सारा शहर छान मारो। मेरी परी मुझे वापस चाहिए। मैं माल में हूँ जहाँ से वो गायब हुई है। मैं रिपोर्ट भेजता हूँ, खबर लीक न हो। हाँ मैं सीसीटीवी फुटेज देखता हूँ। उसने फ़ोन बंद करते ही गार्ड की तरफ देखा और पूछा सीसीटीवी स्टोर रूम कहाँ है? सर बेसमेंट में है, लेकिन वो ऐसे हर किसी को सीसीटीवी नहीं देखने देते। गार्ड बोला। अगम ने फ़ोन निकाला। हेलो आशीष, मैं अगम बोल रहा हूँ। मेरी परी तुम्हारे माल से गायब हो गई है, मुझे सीसीटीवी देखना है। ओ अगम तुम क्या कह रहे हो? क्या कहा परी? तुम गार्ड से बात कराओ। अगम ने फ़ोन गार्ड को पकड़ा दिया। जी साहब, जी ठीक है, हाँ जी, हाँ जी अभी करता हूँ। फ़ोन बंद करते ही गार्ड बोला चलो साहब मैं स्टोर में लेके चलता हूँ। झलक हैरानी से अगम की तरफ देख रही थी। उसके हाथ से खून बह रहा था पर उसे जैसे कुछ पता ही नहीं था। वो नीचे सीसीटीवी स्टोर रूम में आ गए। झलक ने अपना रुमाल लिया और अगम का हाथ पकड़कर जख्म पर बांध दिया। अगम कुछ नहीं बोला। उसने पहले झलक को देखा फिर हाथ को। इतने में गार्ड बोला देखिए साहब ये रही। अगम और झलक झट से देखने लगे। परी दक्षा के साथ अंदर जा रही थी। उनके पीछे 2 लड़के भी गए। साहब ये दोनों लड़के थे। अगम ने ध्यान से देखा। वो इन्हें नहीं जानता था। घंटे बाद वो अंदर से बाहर आए लेकिन उनके साथ सिर्फ परी थी, दक्षा नहीं थी। अगम ने फुटेज एंड तक देखी पर दक्षा नजर नहीं आई। लगता है दक्षा अंदर ही है, वो बाहर गई ही नहीं। झलक बोली। गार्ड मॉल अच्छी तरह चेक करो, ये लड़की अंदर ही होगी। अगम बोला। क्या हुआ, कुछ पता चला? आशीष भी आ गया। नहीं अभी कुछ नहीं, एक लड़की मॉल से निकली नहीं थी, उसी को देखने जा रहे हैं। अगम बोला। सभी ऊपर मॉल में आ गए। अगम ने पैंथर को फुटेज भेज दी। फुटेज के मुताबिक 3rd फ्लोर पर कपड़े की शॉप से परी और दक्षा गई पर निकली नहीं।
बस वहीं से उसे किडनैप कर लिया गया। अगम बोला, यहीं इस कपड़े की शॉप में देखो। सबने देखा, वहाँ कोई नहीं था। सब जाने लगे तो झलक को एक ट्राई रूम बाहर से बंद मिला। उसने झट से उस रूम को खोला। अंदर दच्छा बेहोश पड़ी थी। झलक ने उसकी नब्ज चेक की, फिर बोली, लगता है कि नींद की गोलियां खाई है या फिर खिलाई गई है। इसे हॉस्पिटल ले जाओ। आशीष झलक की तरफ देखे जा रहा था। अगम से पहले ही उसने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया। एक कार आकर रुकी। उसमें से 2 लड़के निकले। उन्होंने पिछली सीट से परी को उठाया और बिल्डिंग की सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे। तभी एक और शानदार महंगी कार वहां आकर रुकी। उसमें से 22-23 साल का हैंडसम लड़का निकलकर धीरे धीरे उनके पीछे चल दिया। वो भी उनके पीछे ऊपर आ गया। उन्होंने एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर परी को अंदर ले जाकर लिटाया। वो लड़का भी उनके पीछे ही अंदर चला आया। उसने फिल्मी स्टाइल में अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उन दोनों को एक साथ ही पीटने लगा। तीनों में ज़बरदस्त फाइट हुई। दोनों कुछ ही देर में ढेर हो गए। वो आगे आया। उसने परी को बाहों में उठाया। उन दोनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आर्मी अफसर, उसका मुकाबला भला वो कैसे कर सकते थे। उसने बाहर आकर उन्हें कुंडी लगा दी और परी को लेकर जल्दी से नीचे उतर आया। जैसे ही वो नीचे उतरा, पुलिस आ गई। उसने पुलिस अफसर से कहा, जी मैंने ही फ़ोन किया था। लड़की को मैंने बचा लिया है। इसे किडनैप करने वाले ऊपर कमरे में बंद हैं। अच्छे से जांच करना। मैं इस लड़की को पीजीआई लेकर जा रहा हूँ। कहकर उसने परी को जल्दी से पिछली सीट पर लिटाया और कार स्टार्ट करके चल दिया। पुलिस वालों ने उन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। दच्छा को हॉस्पिटल भेजकर अगम और झलक पैंथर के फ़ोन की वेट कर रहे थे। आशीष भी उनके पास ही बैठा था। झलक टेंशन में बोली, हम ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो हम कुछ भी कर लें, पैंथर से तेज नहीं कर सकते। वो कुछ ही देर में बता देगा कि परी कहाँ है। अगम बोला। आशीष झलक को ही देखे जा रहा था। वो बोला, मेरे ख्याल से डॉक्टर झलक ठीक कह रही हैं, हमें उसे ढूंढना चाहिए। अच्छा, कहाँ? अगम ने देखा कि आशीष कब से झलक को ही देखे जा रहा था। वो उन दोनों के बीच में जाकर खड़ा होकर बोला। अगम का फ़ोन बजा। उसने जल्दी से उठा लिया। पैंथर का था। अगम बोला, हेलो पैंथर, क्या रिपोर्ट है? सर, हम उनके ठिकाने पर पहुंच गए थे। उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस अफसर बता रहे थे कि किसी आर्मी अफसर ने परी जी को बचा लिया है और इन्हें पकड़वा दिया। वो उसे पीजीआई ले गया है। सर, अब क्या करना है? पैंथर ने पूछा। पुलिस की कार्रवाई पर ध्यान रखना। देखना वो उसे छोड़े नहीं, और कौन उससे मिलने आता है, किसका फ़ोन आता है, सब डिटेल से देखना। पता लगाना कि ये किसका काम है। अगम गुस्से से बोला। फ़ोन बंद करके उसने विराज को फ़ोन किया। विराज अधसोया सा बोला, हेलो, कौन है? विराज, मैं बोल रहा हूँ। विराज ने टाइम देखा। रात का 1 बज गया था। उसने पूछा, क्या हुआ? विराज, परी को किसी ने किडनैप कर लिया था। कोई उसे बचाकर पीजीआई लेकर गया है। हम पंचकुला में हैं। तुम उसके पास जाओ, हम भी पहुँचते हैं। अगम की बात सुनते सुनते विराज ने कपड़े पहन लिए थे। फ़ोन रखते ही वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल दिया। क्या परी ठीक तो है? झलक ने चिंता में पूछा। जाकर पता चलेगा। चलो चलें। अगम ने पीछे मुड़कर आशीष से कहा, थैंक यू आशीष, परी मिल गई है। किसी ने उसे बचाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हम चलते हैं। अगम ने आशीष से हाथ मिलाया। आशीष ने झलक की तरफ भी हाथ बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि झलक हाथ बढ़ाती, अगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बिठा दिया और बोला, चलो, पता नहीं परी किस हाल में होगी। थैंक यू मिस्टर आशीष। झलक कुछ और बोलती, इससे पहले ही अगम ने कार स्टार्ट करके तेज़ भगा ली। अगम और झलक हॉस्पिटल पहुँचे। विराज पहले ही वहां आ गया था। अगम के आते ही विराज उन दोनों को परी के पास ले गया। झलक उसके पास अंदर चली गई। उसने परी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। परी ठीक थी। परी को अभी होश नहीं आया था। उसने अगम को इशारा किया कि परी ठीक है। परी को ठीक ठाक देखकर अगम की जान में जान आई। झलक को वहीं छोड़कर वो बाहर आ गया। विराज उसे उस लड़के के पास लेकर आया जिसने परी की जान बचाई थी। अगम ने उससे हाथ मिलाया और बोला, हेलो, मैं उस लड़की का भाई हूँ जिसकी आपने जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। ये किस्मत की बात है कि मैं वहाँ था, इसलिए मैं इसे बचा पाया। बाकी वो दोनों काफ़ी कमज़ोर थे। उन्हें भी पुलिस स्टेशन जाकर मिलना पड़ेगा। सर, अब आप असल में भाई हैं या अभी और कोई आएगा? मैं जा सकता हूँ, उस लड़के ने कहा। विराज ने अगम को बताया, मैं आया था तो मैंने यही कहा था कि मैं भाई हूँ। तो ये जाने लगा तो मैंने ही रोक दिया कि अभी असली भाई आएगा, उसे मिल कर जाना।
ओ नहीं, मैं ही असली भाई हूँ। आपका नाम क्या है? अगम बोला। हेलो, मेरा नाम चयन है। मैं आर्मी में मेजर हूँ। फ़िलहाल मैं छुट्टी पर आया हुआ हूँ। वैसे मेरी ड्यूटी आजकल कोलकाता में है। श्याम मॉल हमारा ही है, वो लड़का बोला। श्याम मॉल? लेकिन उसका मालिक आशीष है, अगम ने पूछा। हाँ जी, वो मेरे बड़े भैया हैं, चयन ने बताया। ओह, दुनिया कितनी छोटी है। आशीष मेरा फ्रेंड है और वो अब तक हमारे साथ ही था। ओके, मैं जाकर भैया को बता देता हूँ। ये लीजिए मेरा नंबर, कल होश आने पर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी, चयन बोला। कहकर चयन चला गया। विराज और अगम उसे जाते हुए देख रहे थे। अगम ने घर फ़ोन किया। मम्मी, आप चुपचाप सुनो, शोर मत करना, दादी को बिल्कुल मत बताना। परी को किसी ने किडनैप कर लिया था पर किसी ने बचा लिया है। अब वो पीजीआई में है। बिल्कुल ठीक है, विराज और मैं हूँ उसके साथ। आप दादी को संभालिए, कल तक उसे होश आ जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। उसे मम्मी को बताना पड़ा क्योंकि पापा बिजनेस ट्रिप पर गए थे। मम्मी ने ओके तो कह दिया पर उनका मन नहीं मान रहा था। उन्होंने दादी को सुलाया और ड्राइवर को लेकर पीजीआई पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अगम को फ़ोन किया। हाँ जी मम्मा। बेटे, कौन सी फ्लोर है? अरे मम्मी, आप, क्या बात है, कहाँ से बोल रही हैं? मैं इमरजेंसी के बाहर हूँ। अगम उसी वक्त विराज को मम्मी को लेने भेजा। झलक अब भी अंदर परी के पास ही बैठी थी। वो परी को प्यार से देख रही थी। परी बिल्कुल मासूम सी बच्ची लग रही थी। अगर आज वो बंदा टाइम पर न पहुंचता तो पता नहीं वो लोग इसका क्या हाल करते, सोचकर ही झलक कांप गई। उसने रुई गीली करके उसके होठों को गीला किया। इतने में परी की मम्मी वहां आ गई। वो बेटी को एक बार देखना चाहती थी। झलक उन्हें रोते देख बाहर आई और बोली, आंटी जी, आप क्यों रोती हो? परी बिल्कुल ठीक है, आप घर जाकर आराम कीजिए, कल उसे होश आ जाएगा, कल सुबह आ जाइएगा। अगम जी, आप भी जाइए, मैं और विराज हैं यहाँ पर, आप चिंता मत कीजिए। विराज की कल ड्यूटी है, सो विराज तू जा मम्मी के साथ। मम्मी, मैं कल इसे घर ले आऊँगा। माँ को परी को देखकर चैन आया। फिर वो अगम की बात मानकर विराज के साथ वापस चली गई। तब अगम और झलक ही रह गए थे। अगम बोला, झलक जी, आप भी आराम कर लीजिए, कल आपने भी ड्यूटी करनी होगी। नहीं, अब हम फ्री हैं, एग्ज़ाम के बाद ड्यूटीज़ लगेंगी, आप आराम कर लीजिए, हमें तो जागने की आदत है, झलक बोली। क्या बात है, लगता है आपको इश्क हो गया है जो जागने की आदत हो गई है, अगम ने मजाक किया। झलक ने भी शेर मारा, उड़ा देती है होश कुछ जिम्मेदारियां घर की, हट, जागने वाला आशिक नहीं होता। अरे वाह, आप तो शायरी भी जानती हैं, अगम बोला। जी, लिखने का शौक नहीं है, बस कभी कोई पसंद आ जाए तो याद रख लेते हैं। आपको भी पसंद है? झलक ने पूछा। जी, मुझे भी आपकी तरह ही पढ़कर याद रखने की आदत है, अगम बोला। तो आप भी सुना दीजिए कोई। अगम ने झलक की तरफ देखा। उसके गाल का तिल देखकर उसे एक ही शेर याद आ रहा था। वो बोला, तू कातिल, तेरा दिल कातिल, तेरे गाल का काला तिल कातिल। आए कातिल, तू आईना न देखना, कहीं टकरा न जाए कातिल से कातिल। अगम बोलकर चुप हो गया। झलक झिझक कर बोली, बहुत बढ़िया। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। कुछ देर बाद अगम बेंच पर बैठा बैठा ही सो गया। सुबह के करीब 5 बजे परी को होश आया। अगम उसे मिलने अंदर गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, छोटी, अब कैसी है तू? ठीक हूँ भैया, बस थोड़ा सिर चकरा रहा है, बाकी सब ठीक है। मुझे क्या हुआ, मैं तो दक्षा के साथ मॉल में थी, परी ने सोचते हुए कहा। परी, याद कर कि क्या हुआ था, तू जानती है उन लोगों को? अगम ने पूछा। मुझे याद है, दक्षा ड्रेस ट्राई करने ट्राई रूम में गई तो किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, परी ने बताया। अच्छा, तुम रेस्ट करो, अगर पुलिस आए तो जवाब दे देना, अगम बोला। कोई बात नहीं, डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं, झलक बोली। परी को डॉक्टर ने चेक किया और बोले, सब कुछ ठीक है, 7 बजे बड़ी डॉक्टर आएंगी, वो छुट्टी के बारे में बताएंगे। अगम उसके पास बैठ गया और झलक से बोला, अब आप जाइए, कुछ देर जाकर आराम कर लीजिए, मैं तो सो भी गया था, आप तो बिल्कुल नहीं सोई। अपनी बात से उसे रात की बात याद आ गई, जब वो बातें करते करते ही सो गया था। उसकी आंख खुली तो वो झलक के कंधे पर सर रखकर सो रहा था। वो उठा तो उसने अपना सर उठाया। तब उसे पता चला कि उसने झलक के कंधे पर सर रखा हुआ है। वो एकदम से सीधा हो गया और झलक से बोला, सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कब नींद आ गई और मैं सो गया। आपका कंधा तो ठीक है, कहकर वो उसका कंधा मलने लगा। झलक को पहले किसी ने ऐसे टच नहीं किया था, ये यूं कहिए किसी लड़के ने टच नहीं किया था। वो सर से पांव तक कांप गई। उसने कहा, मिस्टर अगम, मेरा कंधा ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ।
झलक का चेहरा लाल हो गया। अगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झट से हाथ पीछे किए और फिर माफ़ी मांगने लगा। झलक को भी सारी बात याद आ गई। उसका चेहरा फिर लाल हो गया। परी ने उसे देखकर कहा, भैया ठीक कह रहे हैं डॉक्टर झलक, आपका मुंह भी कैसा लाल हुआ पड़ा है। आप जाइए आराम कीजिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, सुबह छुट्टी के बाद चली जाऊंगी, मेरी छुट्टी ही है, झलक बोली। इधर सिटी पुलिस स्टेशन में चयन हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन आ गया। वो इस केस के जांच अधिकारी से मिला। सर कुछ बताया उन दोनों ने? अभी तो नहीं, लगता है कुछ और खुराक देनी पड़ेगी। हल्का चाय पानी तो मैं भी दे सकता हूँ, मैं देखूँ? चयन बोला। हाँ जी, क्यों नहीं। चयन अंदर गया। उसे देखते ही वो दोनों एकदम से सुन्न हो गए। वो एक दूसरे के पीछे छुपने लगे। चयन बोला, अपने आप बोलोगे कि हल्क से जुबान निकालूं? जी हम बताते हैं, हम बताते हैं, दोनों डर से कांपते हुए बोले। एक ने बताया, हमें वो बिल्डर ने भेजा था। चैन ने पुलिस वाले को कहा, लो ये बता रहे हैं, आप बयान ले लो, अब मैं चलता हूँ। जब असली मुजरिम को पकड़ लो फिर मुझे बताना, कहकर वो अपने घर आ गया। दूसरे दिन सुबह उसने आशीष को सारी बात बताई। आशीष ने कहा, अच्छा तूने उसकी जान बचाई, थैंक गॉड वो बच गई, वरना अपने मॉल का नाम खराब होता। भैया आप सिर्फ मॉल का सोचते हैं और मैं देश के बारे में सोचता हूँ। अगर उस बेचारी को कुछ हो जाता तो वो लोग क्या करते? या तो वो उसे मार देते या खुद मर जाती। देश की एक और बेटी की जिंदगी खत्म हो जाती। चयन बोला। सो तो है, तू तो रात बहुत लेट आया होगा, अब इतनी सुबह कहाँ चल दिया? आशीष बोला। उस लड़की को देखने जा रहा हूँ, रात तो उसे होश नहीं आया था, अब आ गया होगा। एक बार देखा हूँ और बाद में पुलिस स्टेशन भी जाना है। चैन ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और बोला। उसकी बात सुनकर आशीष को झलक की याद आ गई। वो बोला, चलो मैं भी चलता हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है, आखिर मेरे मॉल में हादसा हुआ है। रुक 1 मिनट, मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँ, कहकर वो भी जल्दी से नाश्ता करने लगा। वो लोग लगभग 7:30 बजे वहाँ पहुँचे। डॉक्टर्स राउंड पर आए हुए थे। अगम और झलक बाहर ही खड़े थे। आशीष और चैन उनके पास आए। दोनों ने उन दोनों को हेलो कहा। आशीष तो बस झलक को ही देखे जा रहा था। चैन ने अगम से पूछा, होश आ गया क्या? हाँ जी, आज सुबह 5 बजे के करीब होश आया, सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अब डॉक्टर्स बताएंगे, अगम ने बताया। आप कैसी हैं डॉक्टर झलक? मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। सच में कल जिस तरह से आपने मॉल में उस लड़की का पता लगाया, उससे तो आपको पुलिस में होना चाहिए था। मैं तो आपका कायल हो गया। उस लड़की को होश आ गया? आशीष बोला। हाँ जी, उसे तो कुछ देर बाद ही होश आ गया था। उसे पानी में कोई दवा मिलाकर पिलाई गई थी। उसे भी कुछ नहीं पता। असल में वो ट्राई रूम में गई तो किसी ने बाहर से बंद कर दिया। पानी की बोतल अंदर ही थी। उसने वो पानी पिया और बेहोश हो गई। अगम बोला। वो नहीं चाहता था कि झलक आशीष की बात का जवाब दे, वो खुद ही बोल पड़ा। वो आशीष की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। आशीष ने फिर पूछा, आप इसी हॉस्पिटल में काम करती हैं? जी मैं यहाँ MBBS कर रही हूँ, लास्ट ईयर है, झलक बोली। उसे अगम का उनके बीच में टोकना बदतमीजी लगा। आशीष इतनी तहजीब से बात कर रहा था और अगम इतना रूडली बोल रहा था। वो सोच रही थी, आशीष कोई आवारा घटिया किस्म का व्यक्ति तो नहीं था और न ही वो गलत ढंग से बात कर रहा था जो उसे ऐसा ट्रीट किया जाए। ये अगम क्यों उससे ऐसे बात कर रहा है, वो ये सोच रही थी और अगम चिढ़कर उसकी तरफ देख रहा था। ये झलक पागल है क्या? इसे समझ नहीं आ रहा क्या कि आशीष उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। मुझसे तो बहुत तकलीफ हुई थी, इसे कुछ क्यों नहीं कह रही? ये लीजिए मेरा कार्ड, आप जब भी मॉल में आए ये कार्ड दिखा दें, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और आप मुझे मिलना मत भूलना, आशीष ने बड़ी शालीनता से कहा। क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी, लड़कियों को डिस्काउंट्स मिल जाए और क्या चाहिए, झलक ने हंसते हुए कहा। अगम के तो सीने पर सांप लौट गए जब उसने झलक को आशीष के साथ हंसकर बात करते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आशीष से हैंडसम भी है और उसके पास आशीष से ज़्यादा पैसा भी है, पर झलक क्यों उसे पसंद नहीं करती, इससे इस तरह हंसकर बात क्यों नहीं करती। आशीष और झलक अब भी अपनी बातों में मस्त थे और अगम उन्हें देखकर जलने में व्यस्त था। तभी अंदर से डॉक्टर बाहर आ गए। अगम उनके पास गया। वो बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, ये अब बिल्कुल ठीक है, हमने डिस्चार्ज कर दिया है, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दो, बस हो जाएगा, फिर इन्हें आप ले जा सकते हो।
झलक भी पास आ गई थी। उसने चैन की सांस ली। उसे परी से लगाव हो गया था। वो परी के कमरे में चली गई। आशीष और चैन भी उसके पीछे कमरे में चले गए। परी झलक को देखकर खुश हो गई और बच्चों की तरह बाहें फैलाकर बोली, झलक दी। झलक ने जाकर उसे गले से लगाकर कहा, जान निकाल दी थी तूने तो। पता है कितना घबरा गए थे हम। अगम जी का तो बुरा हाल था। फिर आशीष को देखकर बोली, आशीष जी भी हमारे साथ ढूंढने में लगे रहे। ये इनका छोटा भाई चैन है। परी यही तुम्हें बचा कर लाया है। थैंक यू मुझे बचाने के लिए, परी ने चैन से कहा। फिर उसने चैन की तरफ देखा भी नहीं और झलक का हाथ कसकर पकड़ लिया। झलक समझ गई कि इसकी डर की बीमारी फिर हो गई है। चैन बोला, कोई बात नहीं, मैं ये देखने आया था कि अब तबीयत कैसी है तुम्हारी। ठीक हूँ, परी चैन से नजरें चुराते हुए बोली। फिर झलक को देखने लगी। चैन उसे देखता ही रह गया कि अजीब लड़की है। मुझसे बात भी खत्म नहीं हुई और ये इधर उधर देखने लगी। वो फिर बोला, तुम क्या करती हो जी? परी ने सवाल भरी नज़रों से देखा। मेरा मतलब है कि पढ़ती हो। कहाँ पढ़ती हो? असल में मैं केस के बारे में सोच रहा था कि वो दोनों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया। क्या तुमने उन्हें देखा? चैन बोला, ओह जी, मैं सीजीसी में बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। ये गर्ल्स कॉलेज है। नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरी पीठ थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने लोग थे, परी ने झिझकते हुए कहा। असल में वो अजनबी लोगों से जल्दी घुलती नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसका भीड़ का डर हटाया था वो। अब फिर डरने लगी। फिर वो कौन हो सकते हैं? चैन बोला। चैन जी, इस बारे में हम बाहर बात करें। परी थोड़ा डरी हुई है। असल में इसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये भीड़ को और अजनबियों को देखकर घबराती है। झलक बोली, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। अच्छा, हम चलते हैं। बाय परी, टेक केयर। सुनो, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आर्मी में हूँ। मैं बुरे लोगों को मारता हूँ। तुम्हारी हेल्प करूँगा। फ्रेंड्स, चैन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। झलक ने परी को इशारा किया तो उसने अपना हाथ बढ़ा दिया और बोली, ओके फ्रेंड्स। चैन ने उसका फ़ोन लेकर नंबर एक्सचेंज किए। तभी अगम विराज के साथ डिस्चार्ज फाइल लेकर आ गया। झलक ने विराज को हेलो कहा। विराज आशीष और चैन से मिला। अगम ने देखा कि कैसे झलक आशीष और चैन से बात कर रही है। वो जल भून गया। फिर बोला, झलक अब तुम जाओ, मेरे साथ सारी रात जागी हो, जाकर आराम करो। झलक सुनकर हैरान हो गई। ये बंदा कल तक तो आप कह रहा था, आज ये तुम पर आ गया। इसका भी कुछ समझ नहीं आता। सुबह से अजीब ढंग से पेश आ रहा है। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ, आशीष बोला। चैन भी चलने को तैयार हो गया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा हॉस्टल पास ही है, मैं चली जाऊंगी, झलक बोली। उधर चैन की नज़रें परी पर टिकी थी। वो उसे कितना गलत समझा था। ये तो कितनी भोली, कितनी मासूम है। इसमें क्या बात है, हम दोनों भी जा रहे हैं, रास्ते में आपको छोड़ देंगे, आशीष बोला। झलक कुछ कहती अगम बीच में ही अकड़ कर बोल पड़ा, आप दोनों जाओ, झलक को मैं छोड़ दूंगा। नहीं, आप परी के पास रुकिए, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं है आपके साथ जाऊं कि इनके साथ। अगम को कहकर झलक ने परी का हाथ छोड़ा, उसे बाय कहा और आशीष से बोली, चलिए चलते हैं। वो तीनों सबको बाय कहकर चले गए। अगम तो जल भूनकर स्वाहा हो गया। उसे झलक पर गुस्सा आया। उसके लिए मैं जो उसे इतने महीनों से जानता हूँ और वो जो कल मिला है, उसमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। दफा हो, अब इसे नहीं बुलाऊंगा। हॉस्टल ये पास में तो था, पैदल चली जाती। ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं। झलक उनके साथ हॉस्पिटल के गेट पर आई तो सामने से विभा मिल गई। वो ड्यूटी के लिए आ रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ, अब परी कैसी है? ठीक है, छुट्टी मिल गई है, कुछ देर में चले जाएंगे, तुम जाकर मिल लो। झलक बोल रही थी तब उसने देखा कि विभा की नज़र उसके बगल में खड़े आशीष पर टिकी है। विभा को झलक से जलन होने लगी कि हमेशा हैंडसम लड़कों से घिरी रहती है। झलक ने उसे आशीष को देखते हुए देखा तो वो बोली, विभा, ये श्याम मॉल के मालिक हैं और वो जो कार लेने गए हैं वो इनके छोटे भाई चयन हैं। ये अगम जी के फ्रेंड है। फिर आशीष से बोली, आशीष जी, ये मेरी फ्रेंड और रूममेट विभा है, ये भी मेरी क्लास में है। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आशीष ने हाथ बढ़ाया। विभा ने हाथ मिलाया और बोली, हेलो। फिर वो झलक की ओर देखकर बोली, अच्छा झलक, मैं चलती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ। ओके, झलक बोली। विभा के जाने के बाद चैन कार ले आया। तब झलक बोली, थैंक यू आशीष जी, देखिए वो रहा मेरा हॉस्टल। हमें आदत है पैदल आने जाने की। आप लोग जाइए, मैं पैदल चली जाऊंगी। बाकी आपके मॉल ज़रूर आऊंगी, डिस्काउंट मत भूलना। अच्छा जी, जैसी आपकी मर्जी। वैसे कहें तो छोड़ भी देंगे, पर आप चलना चाहती हैं
तो हम क्या कर सकते हैं। ज़रूर मॉल में आइएगा, मैं वेट करूँगा, आशीष ने कार में बैठते हुए कहा और वो कार में बैठकर चले गए। झलक अपने हॉस्टल चली गई। विभा ऊपर परी के कमरे में चली गई। वो उससे मिली और बोली, कैसी हो परी? ठीक हूँ दीदी जी, आपकी छुट्टी नहीं है क्या? झलक दी की तो छुट्टी है, परी बोली। झलक का नाम सुनकर अगम के कान खुल गए, जो पास ही खड़ा था। विभा बोली, असल में मैंने पहले छुट्टियाँ बहुत ली है, इसलिए अब छुट्टियाँ बची ही नहीं। झलक ने पहले कम छुट्टियाँ ली थी, सो अब ले ली है। ओह ठीक है, परी बोली। चलो परी, अब घर चले, मम्मी वेट कर रही होंगी, अगम बोला। फिर विभा से बोला, ओके विभा जी, हम चलते हैं। ओके बाय, विभा ने अगम और परी को कहा। फिर वो नीचे आकर कार में घर चले गए। परी को देखकर माँ ने उसे गले से लगा लिया। दादी ने देखा और बोला, मेरा पुत्र ठीक है तू, डरना नहीं, शेर है मेरा पुत्र। हाँ जी दादी जी, मैं नहीं डरती। फिर वो सोफे पर बैठ गई। दादी बोली, चल बेटे कमरे में चलते हैं, यहाँ मत बैठ, दादी ने उसे बैठाते हुए कहा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, सो मैं सोने जा रहा हूँ, कहकर अगम अपने कमरे में चला गया था और नहा धोकर लेट गया। सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। उसे रह रह कर झलक का आशीष के साथ जाना याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झलक ने ऐसा क्यों किया। क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे आशीष का पता है, फ्लर्ट करना उसकी आदत है। वो जब भी कोई लड़की देखता है ऐसे ही करता है। अगर मैं उसे उससे दूर रहने को कह रहा था तो क्या गलत किया? किसी का भला करो, उल्टा ऐसा व्यवहार सहो। सच कह गए हैं सियाने, नेकी कर कुएं में डाल। चलो, अगर नहीं पसंद तो नहीं कहूँगा उसे। जब आशीष धोखा देगा तो फिर पता चलेगा। खुद को इतना इंटेलिजेंट समझती है और है एकदम बुद्धू, किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना कुछ नहीं जानती। पर मैं क्यों पागल हो रहा हूँ, दफ़ा होने दो। झलक अपने कमरे में आकर बैग रख कर वॉशरूम चली गई। बाहर आकर वो बेड पर लेट गई। वो अगम के बारे में सोचने लगी। वो कैसे आपसे तू पर आ गया? उसने आज ऐसे कैसे किया, क्यों किया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगम को हुआ क्या। वो कल सारा दिन मेरे साथ था, ठीक था, रात में भी ठीक से बात कर रहा था, आप कह रहा था, तो सुबह कैसे तू करने लगा? कहीं नींद की वजह से ना ऐसा हुआ हो। हाँ, यही हो सकता है। वो सारी रात जागता रहा, सोया भी तो था। ये याद करते ही उसने अपने कंधे पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी, जिसे अगम का चेहरा याद आ गया जब वो आशीष के साथ आने लगी थी। शाम को उसकी आंख खुली तो वो हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ गई। फिर उसे याद आया तो उसने परी को फ़ोन किया। परी सो रही थी, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब झलक ने अगम को फ़ोन किया। कुछ देर बजने के बाद अगम ने फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ जी। हेलो, अब परी कैसी है? मैंने फ़ोन किया था, उसने उठाया नहीं। अब फ़र्क है, सो रही है। ओह ठीक है, आप सो लिए थे? हाँ जी, मैं तो आते ही सो गया था। मैं भी आते ही सो गई थी। जब गई ही थी तो उस आशीष के साथ कहीं घूम आती, अगम ने चिढ़कर कहा। झलक को भी बुरा लगा। उसने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या मैं ऐसी हूँ जो हर किसी के साथ चली जाऊँ? आप इतने समय से मुझे इतना ही जान पाए हो? क्यों, जब मैंने कहा था कि मैं छोड़ आता हूँ तब तो मुझे इनकार करके उसके साथ चली गई। अगम का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। मैं सुबह से सोच रही थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं अगर उसके साथ चली भी आई तो इसमें आपको क्या? आप मेरे क्या हो? मेरे पापा हो, भाई हो, बॉयफ्रेंड हो या पति हो? मुझे किसी से मिलने या किसी के साथ जाने के लिए क्या अब आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? झलक को भी गुस्सा आ गया। मुझे क्या लेना है? जिसके मर्जी उसके साथ जाओ। मैंने तो तुम्हारे भलाई के लिए कहा था। वो आशीष फ्लर्ट किस्म का बंदा है। आप मेरी नॉन हो इसलिए कहा था, पर आप तो उसके साथ ही चली गई। अगम बोला। मेरी भलाई के लिए किया तो शुक्रिया, लेकिन मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। किसी की नज़र से पहचान लेती हूँ कि बंदा कैसा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उनके साथ नहीं, पैदल ही आई थी। मुझे कारों का शौक नहीं है, झलक बोली। बात सुनते ही अगम के चेहरे पर स्माइल आ गई। सारा गुस्सा छू मंतर हो गया। वो बोला, चलो अच्छी बात है, आप उतनी बुद्धू नहीं है जितना मैं समझता था। उसकी बात सुनकर झलक बोली, मुझे अपने इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। बाकी मैं बुद्धू हूँ या इंटेलिजेंट, आपको क्या लेना देना? आप मुझे बता सकते हैं कि उस दिन आपने आशीष के सामने ऐसे क्यों बात की, जैसे मैं आपकी जागीर हूँ? आइंदा मुझसे कभी ऐसे बात मत करना। बड़े ही बदतमीजी से बोले थे आप। अच्छा जी, जो मैंने किया वो दिखा तुम्हें, पर जो खुद कर रही हो वो पता नहीं।
हाँ सही तो है, मैं क्यों तुमसे ऐसे बात करूँ, मैं कौन सा तुम्हारा कुछ लगता हूँ। ओके फ़ोन रखता हूँ कहकर उसने फ़ोन काट दिया। झलक का गुस्सा उतरा नहीं था। समझता क्या है खुद को, मेरी लाइफ है, इसे मुझसे क्या लेना देना। गुस्से को ठंडा करने के लिए उसने पानी पिया, फिर वो पढ़ने बैठ गई। उधर अगम सोच रहा था कि सच ही तो कह रही है झलक, मैं उसका लगता ही क्या हूँ, हमारा रिश्ता ही क्या है। नहीं, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। सपने कभी हकीकत नहीं बन सकते, जो हकीकत में नहीं हो सकता वही हमें सपनों में दिखता है। मेरी गलती है जो मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गया, हमारा कोई मेल ही नहीं है। सिर्फ शक्ल सूरत पसंद होने से कुछ होता नहीं है, दिल भी मिलना चाहिए। क्या अगम और झलक के रास्ते अब अलग अलग हो जाएंगे? आखिर झलक अगम से अपना सच क्यों छुपा रही है? झलक और डॉक्टर गिल का अगम से झलक की असलियत छुपाने के पीछे क्या राज है? क्या अगम झलक की सच्चाई जान पाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग, और भी मज़ेदार और सस्पेंस से भरा हुआ। अगर आप कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।